हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो मेरा टॉपिक है उन बच्चों के लिए है जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम है। हमेशा जब भी बच्चे किसी भी कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में एक उथल पुथल चलती रहती है। एक्चुअली वो सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते और हमेशा डाउट में रहते हैं कि आइदर दे कैन अचीव और नॉट। सो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए कि किस तरह से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर मात्र 8 घंटे अगर आप रगड़ कर मेहनत करते हैं तो मैं दावा देता हूं आपको कोई भी हरा नहीं सकता, यानी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यू आर द विनर। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेटा सबसे पहले जो टॉपिक्स जो रिसर्च मैंने की है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है माइंड सेट, यानी कि गोल का निर्धारण। सबसे पहला टॉपिक है मेरा माइंड सेट यानी कि मेक योर गोल, यानी अपना लक्ष्य का निर्धारण करें। क्या मतलब है बेटा इस लक्ष्य का निर्धारण करने से? इसका मतलब है कि यदि मैं सपोज कीजिए तैयारी कर रहा हूं 10th की, तो मेरे माइंड में होना चाहिए कि 10th में मुझे इतने परसेंट नंबर अचीव करने हैं, मुझे 100% लाना है, मुझे 95% से ऊपर लाना है, मुझे 90% एग्जाम नंबर लेकर आना है एग्जाम्स के अंदर। तो मेरा माइंड उसी तरह से उसी प्रोस्पेक्ट्स में मुझे नए नए थॉट्स देने लगता है, नए नए विचार देने लगता है कि मैं क्या क्या करूं, किस तरीके से मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक बेटे अपना माइंड सेट करें। वहीं कुछ जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए कि भाई मुझे आईआईटी इस साल करनी है, मुझे नीट फाइट करनी है, मुझे फलाना एग्जाम बिल्कुल क्लियर करना है, मुझे अपना भविष्य टीचिंग में बनाना है या बैंक में बनाना है। अपना माइंड सेट करके जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेटे जो आपके माइंड के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन पॉजिटिवली उस थॉट को साकार रूप देने के लिए लग जाते हैं, यानी कि आपका ड्रीम 50% लगभग ट्रू होने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उसी चीज के प्रति सोचता है। तो सबसे पहला आप काम क्या करें? सबसे पहला काम करें कि आप अपना माइंड सेट कर लें कि मुझे ये करना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इस एग्जाम में इतनी परसेंटेज मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको कोई असफल नहीं कर सकता। ठीक है बेटे। दूसरा पॉइंट है मेरा रिसर्च ऑफ ए गुड टीचर। दूसरा पॉइंट है मेरा रिसर्च फॉर अ गुड टीचर। इससे बेटा क्या मतलब है रिसर्च फॉर अ गुड टीचर? टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, टीचर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बेटे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। हर टीचर एक अपनी तरीके से पढ़ाता है, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, अपने बोलने का तरीका होता है और अपना ही तरीका समझाने का होता है। अब सपोज करिए कोई एक टीचर आप जिसके पास पढ़ रहे हैं लेकिन आपको उसकी आवाज समझ में नहीं आ रही, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, उसका पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है और आप उससे पढ़ रहे हैं लगातार। क्यों? क्योंकि उसके आपके पेरेंट्स ने कह दिया है, आपके पेरेंट्स समझ आ नहीं रहे, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस टीचर पे पढ़ रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है या नहीं। तो इसमें भी मैंने दो कैटेगरी रखी है, एक ऑफलाइन टीचर और एक ऑनलाइन टीचर। तो सबसे पहले मैं ऑफलाइन टीचर की बात करता हूं कि अगर आप ऑफलाइन टीचर पर पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफलाइन टीचर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज तो दोनों ही, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही टीचर्स में सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी है ऑफलाइन टीचर के अंदर
वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग यानी कि उसके पढ़ाने का तरीका, वो पढ़ा रहा है। अब मैं आपको समझा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा समझाने का तरीका गलत है। अगर मेरे समझाने के बाद भी किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे अपने समझाने का तरीका चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर किसी टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं और उसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप उससे मत पढ़िए, तुरंत ही अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए कि भाई मेरे को इनका पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मेरा टीचर चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहली बात है कि जो टीचर के पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा जो टॉपिक है मास्टरिंग, मास्टरिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो भी टीचर, जो भी सब्जेक्ट आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए टीचर। ऐसा नहीं कि आज आपको कोई प्रॉब्लम है, आज आपको कुछ वो पढ़ा रहा है और वो आपकी समझ नहीं आ रहा, आप उसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो वो कह रहा है अरे यार ये तो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है और मैं आपको उसका आंसर जो है कल बताऊंगा, या हो सकता है कि यार ये हो या वो हो, या फिर कोई कॉपी किताब टटोलने लगे, तो समझ लीजिए कि ये मास्टरिंग नहीं है उसकी सब्जेक्ट के अंदर। और जब टीचर की सब्जेक्ट में मास्टरिंग नहीं होती है तो फिर वो आपको ज्यादा अधिक नॉलेज नहीं दे सकता, यानी कि आप जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उस लेवल पर वो आपको नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तीसरी चीज रेगुलरिटी, जो थर्ड पॉइंट है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, रेगुलरिटी से बेटा मेरा मतलब है कि जो टीचर है शुड बी रेगुलर इन क्लास, यानी कि आपको जब वो पढ़ा रहा है तो उसको क्लास में रेगुलर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं, आज यार फलानी की पार्टी में जाना है इसलिए आज नहीं कोचिंग पढ़ा पाऊंगा, या मेरे सर में दर्द हो रहा है आज हेडेक है आज छुट्टी कर लो। यानी कि हफ्ते में 3 या 4 दिन ही वो पढ़ा रहा है आपको, यानी कि अधिकांश छुट्टी कर रहा है, वो रेगुलर नहीं है, तो फिर आप समझिए वो टीचर अच्छा नहीं है, वो आपको आपका गोल अचीव नहीं करा सकता। तो ये 3 खास चीज हैं जो आपको एक टीचर में देखनी चाहिए। अब आगे मैं बात करता हूं ऑनलाइन की। कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने में बेटे कोई दोष नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन आपका जो पढ़ने का तरीका है वो गलत है। क्या आज आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पढ़ रहे हैं फलाने वाले पे, कल आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पढ़ रहे हैं वही टॉपिक किसी दूसरे वाले पे, और कल आप फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पढ़ रहे हैं। आप 3 प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टीचर से आपने एक टॉपिक समझा, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर जो टीचर्स अलग अलग हैं वो क्या है, सबका पढ़ाने का तरीका मैं बता चुका हूं पहले ही अलग है, कुछ कैसे बताएंगे कुछ कैसे बताएंगे और कुछ डिफरेंट तरीके से बताएंगे। अब आप कंफ्यूज हैं ये सही है ये सही है ये सही है, तो आप बताइए जब आप ही कंफ्यूज हो गए तो फिर एग्जाम में आप क्या लिखकर आएंगे, आप एग्जाम में भी कंफ्यूज रहेंगे। आप ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसका तरीका है, पहले आप डेमो लीजिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उनके डेमो, पहले आप डेमो क्लास लीजिए। अगर डेमो क्लास में आपको ये तीनों एस्पेक्ट सही लगते हैं, अगर ये तीनों तरीके सही लगते हैं कि भाई टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, मास्टरिंग है उसकी सब्जेक्ट के अंदर, और वो ऑनलाइन तो डेफिनेटली रेगुलरली पढ़ाया जाता है, कभी कभार कोई छुट्टी की होती है तो उसमें रिकॉर्डिंग सीजन होते हैं तो वो आप देख सकते हैं, रेगुलरिटी तो रहेगी। ये दोनों एस्पेक्ट देखिए कि वो दोनों एस्पेक्ट आपके फुलफिल हो रहे हैं नहीं है, तो इन एस्पेक्ट को देखते हुए आप उस प्लेटफॉर्म का कोर्स परचेज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कोर्स परचेज कर लीजिए। अब कोर्स परचेज करने से क्या होगा, एक तो आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी, पर्टिकुलर टीचर ही आपको पढ़ाएगा, यानी कि आप उसी टीचर से पढ़ेंगे जिससे आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप जरूर जरूर अपने गोल में एक कदम आगे बढ़ जाए। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर आई थिंक समझ में आ गया होगा।
मैं तीसरे पॉइंट की ओर चलता हूं, चूज बेस्ट सिलेबस। नंबर 3 पॉइंट पे मैंने रखा है चूज बेस्ट सिलेबस। आपको अपना जो सिलेबस है वो भी अपने कंपटीशन के अनुसार, अपने बोर्ड एग्जाम्स के अनुसार अच्छा लेना चाहिए। यानी कि अच्छी बुक्स आपको अच्छी तरह से सफलता दिला सकती हैं। जैसे किसी युद्ध में लड़ने के लिए अगर आप जाते हैं और आपके पास अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे वेपन्स नहीं है, तो युद्ध आप जीतेंगे, इसमें हमेशा शंका रहती है। अगर आपके पास बहुत अच्छे वेपन्स हैं, अच्छे आपके हथियार हैं, तो आप युद्ध हमेशा जीतने में मतलब चांसेस बढ़ गए आपके क्या युद्ध जीतेंगे। तो इसी प्रकार से जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो आपको एग्जाम जिताने में एक कदम आगे ले जाता है। यानी कि सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब किसी ऐसे टीचर का आप सिलेबस पढ़ रहे हैं जिसने कभी उस कंपटीशन या उस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई भी भागीदारी नहीं की है, कोई भी अपने रिजल्ट नहीं दिया हुआ है, और उसका सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कैसे सफल होंगे। हमेशा उन टीचर्स का सिलेबस पढ़िए जो बहुत सालों से बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई लोगों को पेपर सैंपल वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि भाई ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, ये करेंगे, आप ऐसा पढ़ेंगे, या आपको वो गाइड कर रहे हैं कि इतने साल के एग्जाम्स पेपर्स आप उठाइए, इस तरह से पढ़िए। जिस तरह से मतलब वो सिलेबस बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, उन्हीं सिलेबस को आप पढ़िए। हर किसी सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम खराब होगा और सफलता मिलने में भी थोड़ी सी बैक पॉइंट यानी कि माइनस पॉइंट हो जाएंगे। तो हमें तो ऊपर बढ़ना है ना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, ऊपर से नीचे तो नहीं आना। तो उसके लिए ये बेस्ट सिलेबस यानी कि कोई जो भी सिलेबस आप चूज करें, एक अच्छे टीचर के द्वारा बनाई हुई किताबें ही नहीं, अच्छा सिलेबस चूज करेंगे तो जल्दी अपने गोल की ओर चलेंगे। चौथा पॉइंट है बेटा प्लान, एक प्रॉपर प्लान। भाई प्लान ये मत समझना कि प्लान बहुत क्या प्लान बना रहे हैं। प्लान क्या है? प्लान बेटा ये है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए कि जिस तरह से मैं अपने गोल को अचीव कर लूं। अब वो प्लान कैसे? जैसे सपोज करो किसी के पास 1 साल है, किसी के पास क्या है 1 ईयर है, वो कैसे पढ़े? किसी के पास केवल 8 मंथ बचे हैं, वो कैसे पढ़े? और किसी के पास मात्र 6 मंथ बचे हैं, तो वो कैसे पढ़े? अब बताओ भाई 1 ईयर है तो आपके पास 12 मंथ बचे हुए हैं, तो आप कम टाइम में स्टार्ट करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप 4 घंटे रोज पढ़ेंगे अगर 30 दिन, तो आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, अगर मात्र 4 घंटे रगड़ कर पढ़ना है, 4 घंटे 1 साल पढ़ेंगे, 4 घंटे रोज, 30 दिन होते एक मंथ के अंदर, तो अपना गोल अचीव कर लेंगे। वहीं अगर आपके पास 8 मंथ रह गए हैं, तो आप इसको 6 घंटे कर दीजिए, यानी कि टाइम बढ़ा दीजिए और मेहनत करिए और अपना गोल अचीव कीजिए। और अगर किसी के पास बेटा 6 मंथ ही रह गए हैं, तो जस्ट उसको उल्टा करना पड़ेगा, 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। और 8 घंटे अगर वो 6 महीने मेहनत कर लेता है 8 घंटे, तो मैं दावा करता हूं आपको कि वो अपना गोल अचीव कर लेगा। लेकिन मेहनत कैसे होनी चाहिए? रगड़ के मेहनत होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अरे पढ़ लूंगा, अभी 15 मिनट पढ़ लिया फिर उठ के बैठ गए, ऐसा नहीं। रगड़ के पढ़ना है 8 घंटे, मतलब 8 घंटे। ये नहीं कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ लिए, कल 2 ही घंटे पढ़े, अब मैं 14 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो मैंने बताया आपको
कि 8 घंटे मतलब 8 घंटे, 8 घंटे आपको रगड़ के पढ़ना है। 8 घंटे अगर आप 6 महीने पढ़ते हैं लगातार तो आप अपना गोल अचीव कर देंगे, ये मेरा दावा है। अब इन 8 घंटों को कैसे तय करें कि कब कब पढ़ना है, तो उसके लिए बेटा एक डे प्लान बनाएं। उसके लिए क्या करें, एक डे प्लान बनाएं। क्या करें, एक डे प्लान बनाएं। और डे प्लान बेटा कब बनाएं, 1 साल पहले ही बना लेना। 6 महीने का डे प्लान मत बना लेना कि 6 महीने मुझे ये करना ये करना ये करना ना। जो डे प्लान बनना चाहिए वो जस्ट एक दिन पहले बनना चाहिए, जस्ट अ डे बिफोर। यानी कि आपको जस्ट एक दिन पहले ही डे प्लान तैयार करना है कि कल मेरे को कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे मेरे को लंच करना है, कितने बजे डिनर करना है, कितने बजे कौन सा काम करना है। क्यों, क्योंकि अधिकांश क्या होता है, तो बच्चे 6-6 महीने के, 1 साल का पूरा डे प्लान बना के दीवार पर चिपका देते हैं। अब सपोज करो किसी के मेहमान आ गए, या किसी को कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, या फिर कहीं विजिटिंग का प्रोग्राम बन गया, तो क्या हुआ, अब वो डे प्लान ब्रेक हो गया। अब वो जब डे प्लान एक बार ब्रेक हो जाता है तो दोबारा पैटर्न में आने में उसको बॉडी को काफी टाइम लगता है। हमारी बॉडी ऐसी है, जैसा हम करते हैं वैसे ही वो फॉलो करने लगती है। अगर एक दिन आप जल्दी सो जाएंगे तो फिर दूसरे दिन भी उसी समय आपको नींद सी आने लगेगी। तो डे प्लान बेटा केवल एक दिन पहले बनाइए, 6 महीने पहले, साल भर पहले डे प्लान मत बनाइए, क्योंकि अगर आप पहले बना लेते हैं तो फिर वो अगर ब्रेक होता है तो समझ लीजिए फिर आपको परेशानी होती है उसके अंदर। तो डे प्लान आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। तो कल का जो काम है वो आज करिए। किसी ने कहा भी है, क्या कहा है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में क्या हो जाएगा फिर कब करेगा। तो इस तरह से आप जो कल का डे प्लान है वो आज बनाइए और उसको कल एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि आज आपको मालूम है कि कल आपको क्या क्या करना है। ठीक है बेटे। अच्छा, 5वां हमारा है डू परफेक्ट प्रैक्टिस। 5वां जो पॉइंट है हमारा बेटा, डू परफेक्ट प्रैक्टिस। डू परफेक्ट प्रैक्टिस। बेटा प्रैक्टिस तो तुमने सुना कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, परफेक्ट प्रैक्टिस क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस से क्या मतलब है सर। अब बेटा परफेक्ट प्रैक्टिस से मतलब ये है कि आपको जो तैयारी किस तरह से करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरह से अपना सिलेबस पूरा करना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, वो परफेक्ट प्रैक्टिस है। जैसे मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक नदी के अंदर मुट्ठी भर रेत लेकर फेंक रहा था और नदी का बहाव तेज था। वो रेत क्या होती थी, उस बहाव के साथ चली जाती थी। वो बार बार उस रेत को उठाकर उसमें डालता और रेत बह जाती। तो वो मेहनत कर रहा था, वो रेत उठा के बार बार नदी में डाल रहा था। वहां से एक साधु गुजरे और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, ये रेत बार बार नदी में उठा के क्यों डाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं नदी पे पुल बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं, मैं एक ब्रिज बनाना चाहता हूं, इसके ऊपर एक पुल बनाना चाहता हूं। तो साधु हंसे और बोले कि क्या ऐसे पुल बन जाएगा, इतनी मेहनत कर रहे हो आप, बार बार रेत उठा रहे हो, इसमें डाल रहे हो, लेकिन क्या वो रेत रुक रही है, क्या वाटर का फ्लो इतना कम है कि वो रेत आपकी रुक रही है और यहां से वहां तक एक मार्ग बन जाएगा। तो ऐसे ही बेटे कि आप मेहनत कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, रगड़ के मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हो, परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आज ये पार्ट पढ़ लिया, कल दूसरा 8वां पढ़ लिया, फिर 30वां पढ़ लिया, फिर आज ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, कल वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, कहानी खराब। एक सीक्वेंस से पढ़िए, एक सीक्वेंस से पढ़िए। जो सिलेबस है वो एक सीक्वेंस से बना हुआ है, एक सीक्वेंस से पढ़िए, हर कड़ी को जोड़ते हुए, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ते हुए जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो नेचुरल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़ता है आदमी, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पढ़ता है, उसके बाद इंटीजर पढ़ता है, इंटीजर के बाद फिर
रेशनल नंबर पढ़ता है, तो ये एक सीक्वेंस है। अब ऐसा नहीं कि हमने नेचुरल नंबर पढ़े और उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुंच जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर बस। अब क्या हम समझ पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को? नहीं समझ पाएंगे। तो एक वे है, एक तरीका है, कोई परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। और बेटा प्रैक्टिस भी करो तो 8 घंटे, मैंने बताया जो 8 घंटे में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या इतनी रगड़ के प्रैक्टिस करो कि बस ठान लो कि इन 8 घंटों में मुझे पूरी ताकत झोंक देनी है, अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है, यानी कि पूरे सब्जेक्ट की मार एक ही, केवल पूरा कंसंट्रेशन उसी 8 घंटे में पढ़ाई पर होना चाहिए। आपने देखा है कि वो शादी होती तो घोड़े, जो दूल्हे का घोड़ा होता है तो उसके आगे ऐसे यूं लगा दी जाती है, आगे इस तरह से लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्यों? क्योंकि उसको इधर उधर का ना दिखाई दे, वो सिर्फ सामने ही देखे, आगे की तरफ चलना होता है उसको, वो सामने की तरह से देखे। ऐसे ही बस आप भी वो ऐसा अपना मार्ग लगा लीजिए, आंखों पर इस तरह से लगा लीजिए कि इधर उधर की बात आपको दिखाई ना दे, आप सिर्फ आगे और आगे की सोचें कि मुझे बस आगे बढ़ना है। और आलस बेटा कभी नहीं करना है इसके अंदर। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि सबसे बड़ा, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है उसका। यानी कि जो व्यक्ति अगर आलस करता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। तो आलस को तो बिल्कुल त्याग दो, आलस को तो बिल्कुल छोड़ दो और मेहनत में लग जाओ। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी कुछ की एज ज्यादा हो जाती है, कुछ वैसे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं हम कैसे सफल होंगे। तो बेटा बता दूं कि सफलता का उम्र से कोई नाता नहीं है। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा दीपा भाटी का नाम, दीपा भाटी का नाम सुना ही होगा आपने। दीपा भाटी एक शादीशुदा महिला थी, क्या थी? एक मैरिड वुमेन थी, और 18 वर्ष बाद, यानी शादी के 18 वर्ष के बाद, बच्चे होने के बाद अभी उन्होंने यूपी पीसीएस अच्छे रैंक से पास किया है। अब सोचिए, यूपी पीसीएस का एग्जाम एक बहुत अच्छी रैंक से पास किया है, तो इसका मतलब क्या है? हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, बस एक जुनून होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको इस तरह से पढ़ना है, एक प्लान के तहत हमको करना है सब कुछ। परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि गधे की तरह से एक दिशाहीन प्रैक्टिस करनी है, नहीं, एक परफेक्ट वे में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और सबसे आखिरी जो पॉइंट मैंने इसमें रखा है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बहुत से बच्चे ये कहेंगे बी पॉजिटिव क्या था, ब्लड ग्रुप है? नहीं बेटा, ये ब्लड ग्रुप नहीं है। बी पॉजिटिव मतलब सकारात्मकता। आपने उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का नाम तो सुना ही होगा। लोहे के व्यापारी हैं, बहुत बड़े उद्यमी हैं, भारत के कई सारे अवार्ड हमको मिले गए हैं, भारत रत्न मिला गया है और बहुत सारे अवार्ड हैं। उनकी एक कहावत है, उनकी कहावत है कि लोहे को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता, बस उसकी जंग ही उसको खत्म कर देती है। यानी कि उसकी खुद की जंग उसको खत्म कर देती है। यानी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, जैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं वैसे ही तरक्की हमारी होती है। यानी कि अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, यार मैं कर नहीं सकता, तो बस समझ लीजिए वहीं आपका काम खत्म। आप कभी जिंदगी में उस परीक्षा क्रैक को क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। हमेशा आगे बढ़ने की सोचें, कुछ खुद से खुद का कंपटीशन करें। आज मैं जिस पोजीशन पे हूं, कल इससे बेटर पोजीशन पे होऊंगा। आज मैंने इतना काम कर लिया है, कल मैं इसको रिवाइज करते हुए फिर प्लस इसमें कुछ करूंगा। हमेशा आगे बढ़ते रहो, समथिंग प्लस नॉट माइनस। तो आगे बढ़ने की सोच, कभी ऐसे यार दोस्तों के साथ मत रहो जो आपको निगेटिव सोच में डालें, जो आपको डिमोटिवेट करें। जैसे कोई कहे अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, कोई नहीं कर पाया, अरे यार वो इतने सालों से लगा हुआ था, वो कुछ नहीं कर पाया। ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ दो। ये वो लोग हैं जो ना खुद कुछ करेंगे और ना आपको कुछ करने देंगे। हमेशा ध्यान रखो,
अगर आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव सोचो, मैं क्यों नहीं कर सकता, यस आई कैन डू इट। अगर कोई असफल है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही सत्य है कि उसने सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया है। अगर वो पूरे मन से, पूरी ताकत से, पॉजिटिव सोच के साथ अगर वो सफलता के लिए प्रयास करता तो वो असफल हो ही नहीं सकता था। किसी भी पॉइंट पर जाकर हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। परफेक्टली अगर हम प्लान करें, परफेक्टली अगर हम वर्क करें, परफेक्टली आगे बढ़ें तो हम जरूर जरूर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये बेटा मेरे 6 प्लान हैं, 6 रूट्स बातें हैं जिसके तहत आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मात्र 8 घंटे रोज प्रैक्टिस कर आप टॉपर बन सकते हैं। और वीडियो के अंत में बस बेटा इतना कहूंगा, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल बात है और बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह अपने माता पिता के चरण जरूर स्पर्श किया कीजिए। अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श जरूर किया कीजिए। आपने साइंस, ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट होंगे, आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के अंदर एक वैक्स निकलती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। कितने बच्चों ने ये सुना और देखा और समझा है? ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर से एक वेव्स निकलती है जो उसके सर से और पैर की तरफ जाती है। और जब हम किसी के पैर छूते हैं, जब जब हम किसी के चरणों स्पर्श करते हैं तो उसकी पॉजिटिव वेव्स हमारे ये इस माइंड से टकराती हैं, छोटे वाले माइंड से टकराती हैं और वो हमको तरक्की के रास्ते पर ले जाती है। अब माँ बाप से अच्छा कौन ऐसा है जो आपकी तरक्की के बारे में सोचेगा? केवल दुनिया में माँ बाप और एक गुरु यही हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छा बने या मेरा स्टूडेंट मुझसे अच्छा बने। तो ये बात बेटा जरूर करना कि अपने पेरेंट्स को कभी दुखी ना करना, अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श जरूर करना और अपने गुरु के चरण स्पर्श जरूर करना। आपने भगवान राम का नाम तो सुना ही होगा, उनके बारे में भी रामायण में कहा गया है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। तो भगवान राम ने जब अपने गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लेना नहीं छोड़ा, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ये जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।